आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ऐसे वक्त में जब एक के बाद एक चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो महंगाई कभी डायन हुआ करती थी, क्या वो देवी हो गई है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है इसको लेकर और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको फिल्म याद होगी पीपली लाइव, जिसका ये गाना है महंगाई डायन मार जात है, और वो बहुत हिट हुआ था और ये बहुत बड़ा कारण भी बना था कांग्रेस को घेरने का उस वक्त में, जब कांग्रेस सत्ता से चली गई थी। लेकिन कांग्रेस ने इस गाने को बैन नहीं किया था, इस फिल्म को बैन नहीं किया था। अब ये गाना फिर से सर्कुलेट हुआ, फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने इसे सोशल मीडिया से हटा दिया। सोचिए, ये 56 इंच वाली सरकार किस तरह से डर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर रही है, गानों को हटा देती है, फिल्म के सीन हटवा देती है। और आपको पता है कि जो इन्फ्लुएंसर सरकार से सवाल पूछे हैं, उनके साथ क्या कुछ किया जाता है। और ये है वो सरकार जो अपने आप को कहती है कि वो तो महामानव है और 56 इंच की उनकी सरकार है। तो एक तरफ ये परिस्थितियां आपको नजर आ रही हैं, जहां पर त्याग मांगा जा रहा है आम जनता से, और ये कहा जा रहा है आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप यहाँ ना जाएं, आप वहां ना जाएं। यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को कैद कर लें। और मोदी जी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। सवाल इससे बड़ा ये है कि जिस तरह से इंडियन कंपनीज भारत 20 से 20.5 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है, और अभी मार्को रूबियो जब भारत में थे, तो उन भारत और अमेरिका के बीच में एक डील हुई है, जिसमें 42 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा भारत, या सामान खरीदेगा ये कह सकते हैं, अमेरिका से। सोचिए, एफडीआई का, एफआईआई का क्या हाल है हिंदुस्तान में। लेकिन भारतीय कंपनियां कहां इन्वेस्ट करने जा रही हैं? 20 बिलियन डॉलर्स वो इन्वेस्ट करने जा रही हैं अमेरिका में। मार्को रूबियो आखिर जब भारत की यात्रा पे आए, तो सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल क्यों गए हैं? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जहन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब पश्चिमी एशिया में इस तरह का संकट गहराया हुआ है, और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री इजराइल गए, फिर यूएई गए, अब मार्को रूबियो इस पूरे जंग के पूरे माहौल में भारत आए हैं, आखिर इसके पीछे का मतलब और मकसद क्या है? क्या इजरायलीकरण और अमेरिकीकरण भारत का पूरी तरीके से हो चला है? क्या भारत को या मोदी जी पूरी तरीके से गुलाम बन चले हैं अमेरिका के? ये बड़ा सवाल जरूर पैदा हो रहा है। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल और असम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से बने हैं मुख्यमंत्री, और पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहां पर क्या किया जा रहा है? यूसीसी का जो कानून है वो असम विधानसभा में पेश कर दिया गया है, और उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं? बकरीद के मौके पर धमकियां तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये आदेश दे दिया गया है कि तमाम जिलों में जो डिटेंशन सेंटर हैं, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों, सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए बनाए जाएंगे। तो असम मॉडल जो है, अब वो बांग्लादेश में भी, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जा रहा है। आज इसी सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस के अब स्पोक्स पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आप जानते हैं कि जनचेतना उन तमाम मुद्दों पर किस तरह से वो बेबाकी से हमेशा से बोलते रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया। पहली प्रतिक्रिया रविकांत जी, कि एक तरफ परिस्थितियां जो देश में हैं वो है, लेकिन भारत अमेरिका और इजराइल के सामने इतना नतमस्तक क्यों नजर आ रहा है? और ये मार्को रूबियो की ये जो विजिट है इन द मिडल ऑफ वॉर, ये क्या कहती है? और क्यों वो गए हैं सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल? क्या आखिर पक रहा है? क्या ये पता चल पाएगा आम जनता को? देखिए बुशरा जी, नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस ने इस देश को अमेरिका और इजराइल का उपनिवेश बना दिया है। हालांकि खुद आरएसएस इस देश में अपना उपनिवेश चला रहा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आजादी के आंदोलन में आरएसएस की विचारधारा, हिंदू महासभा या और इसी तरह के दक्षिणपंथी सोच वाले लोग कहाँ थे? ये सब उस समय कांग्रेस के आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के साथ खड़े थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बंगाल के उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार में, वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि हम नौजवानों की भर्ती आपके लिए करेंगे और आपका समर्थन करेंगे, माने भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका हम विरोध करेंगे। ये उस मानसिकता के लोग हैं, इसलिए इन्हें न तो कभी देश से प्रेम रहा है, न कभी देशभक्ति रही है,
नरेंद्र मोदी के अगर पिछले 10-15 दिन की आप भाषा देखेंगे, देश का बेड़ा गर्क कर दिया 10-12 साल में। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि आप पेट्रोल नहीं खरीदें, डीजल कम खर्च करें तो आप देशभक्त हैं, सोना ना खरीदे तो आप देशभक्त हैं, किसान खाद ना खरीदे तो आप देशभक्त हैं। माने देशभक्ति अब इससे आप साबित करने जा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि आपके पास खाद नहीं है, आप खाद उपलब्ध ही नहीं करवा पा रहे। डीजल और पेट्रोल के हाल जो है 3 बार। और जो अपने आप को महामानव कहते थे, ये महंगाई मानव बनकर के हमारे सामने आए हैं। इस देश के गरीबों वंचितों का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, और अब तो मिडिल क्लास को भी आग लगी हुई है, वो क्या करेगा बेचारा। तो आपने आर्थिक रूप से पूरी तरीके से इस देश को पंगु बना दिया है। मैं इसे नरेंद्र मोदी और आरएसएस का फेलियर नहीं मानता, कतई नहीं मानता, क्योंकि ये इनकी मानसिकता है। और मानसिकता क्या है कि इस देश के 90% लोगों को गरीब, कमजोर और वंचित बना करके जब आप रखेंगे तो ये आपका हुक्म मानेंगे। ये उसी धारा से निकल करके आते हैं जो हजारों साल से परजीवी बन के इस देश के बहुजनों का खून चूस करके जिंदा है। और इसीलिए वो चाहते हैं, अंबानी और अडानी के तो तिजोरियां भर रही है, वो तो गरीब नहीं हो रहे हैं। आप जिस सेवा की बात कर रहे हैं कि देशभक्ति क्या, अरे अंबानी और अडानी को देशभक्ति सिखा देते ना कि साहब आधी आधी संपत्ति दे दीजिए इस देश को, तो गरीब लोगों का कुछ भला हो जाएगा। और अब अंबानी की बेटी तो वहां सोने की वो साड़ी वाड़ी क्या पहन करके गई थी, प्रदर्शन कर रही थी, तब आपको चिंता नहीं थी कि सोना मत खरीदिए। लेकिन जो गरीब आदमी, आपने छोड़ा क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि सोना खरीदने लायक छोड़ा है क्या आपने? सोने की कीमत कहां पहुंच गई है? तो असल में ये इनकी वैचारिकी है, ये इनकी मानसिकता है कि इस देश के 90% लोगों को गरीब, वंचित और कमजोर बना करके रखें, तो ये वो उनकी उनकी गुलामी कर सकेंगे। दूसरा, जो विजिट हो रही है वहां के विदेश मंत्री की, अमेरिका के विदेश मंत्री की, वो कितने गहरे सवाल खड़ा करती है कि ये देश संप्रभु राष्ट्र है। नेहरू जी जो भारत मिला था, बहुत कमजोर भारत मिला था आर्थिक रूप से, लेकिन वो कभी ना अमेरिका के सामने झुके, ना रूस के सामने झुके। गुटनिरपेक्ष उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और उन्होंने भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा। लेकिन आज क्या हालत है? आज ट्रंप सीज फायर आपका कर रहा है, वो तय कर रहा है। ट्रंप ये तय कर रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ये तय कर रहा है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ट्रंप ये तय कर रहा है कि साहब आप आयात कितना, 500 अरब डॉलर है शायद, इतने का आप आयात करेंगे। और जब मोदी जी हाँ करते हैं तो वो बोलता है कि मैं तो मोदी जी से प्रेम करता हूं। ये मोदी जी से प्रेम करते हैं कि आप वहां के सामान को यहाँ के मार्केट में पाट देंगे, तो यहाँ के उपभोक्ता छोड़ दीजिए, जो हमारे मझोले व्यवसायी हैं, जो छोटे और मझोले उद्योग धंधे, वो तो चौपट हो जाएंगे। तो इस देश में काम ही नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा तो जो हमारा लेबर क्लास है वो कहाँ जाएगा? उसको 5 किलो राशन पर आप छोड़ देंगे। और मैंने वही कहा, मैं फिर दोहराऊंगा कि ये मानसिकता है कि ताकि आप लोगों के भीतर से नागरिकता बोध खत्म कर दें। वोटिंग राइट तो सरेआम खत्म किया जा रहा है एसआईआर के जरिए, वो आप खत्म कर दें और उससे आरएसएस अपने उस पूरे हिंदुत्व के एजेंडे को इस देश में लागू कर सके, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वही इजराइल और अमेरिका के आगे पहले ही झुके रहने वाले लोग हैं। ये तो चाहते ही ये देश उपनिवेश बन जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके भीतर देशभक्ति नाम की, इस राष्ट्र के प्रति प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। मैं उसका एक और उदाहरण दे देता हूं। आईएसआई के एजेंट आप निकाल करके देखिएगा, फैक्चुअली उसमें से 80% आपको वो मिलेंगे जिनका जुड़ाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे संगठनों से है। ये है इनकी देशभक्ति। 80% वो लोग निकलेंगे जो इस सरकार, इस पार्टी को पसंद करते हैं, जो इन तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़े गहरे सवाल हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री क्यों जाते हैं। और दूसरा, पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या दिलचस्पी है साहब? मोदी जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि जिस दिन सत्ता से वो हटेंगे, जिस दिन वो कुर्सी से हटेंगे, उसके बाद उनकी सारी जिंदगी जेल के भीतर गुजरेगी। ये उनको मालूम है।
इतने जी, मुकदमे होंगे, क्योंकि जो जो उन्होंने किया है सारी फाइलें खुलेंगी। आप नोटबंदी में क्या किए, जीएसटी में क्या किए, आपने कोरोना काल में क्या किया, अरे वो प्रधानमंत्री जो आपका फंड बना था वो कहाँ गया, उसका आरटीआई में तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सारी फाइलें खुलेंगी, आपने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें खुलेंगी। तो वो जानते हैं कि जैसे ही हम सत्ता से हटेंगे उसके बाद हमारा क्या होगा। यही डर है जो वो ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं। ट्रंप जो जी। कह रहा है वो कर रहे हैं। सरेंडर तो अब हम, मुझे लगता है बहुत छोटा शब्द रह गया है। सरेंडर छोटा शब्द हो गया है। अब ये ट्रंप के आगे पूरे तरीके से आत्मसमर्पण है। सिर्फ समर्पण नहीं, ये पूरा तरीके से आत्मसमर्पण है, जिसमें आपने देश की संप्रभुता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और यही बात है, ये चिंता का विषय भी है क्योंकि सरकार तो आएगी जाएगी लेकिन देश के साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारी जो इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, क्या उसमें भी अमेरिका और इज़राइल की एंट्री हो रही है? क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव जब जीता भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप ने कांग्रेचुलेशंस बोला, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं था, ये राज्यों के चुनाव थे। आखिर क्यों उन्होंने मुबारकबाद दी और उसके बाद जब असम में ओथ सेरेमनी होती है तो वहां पर एम्बेसडर जो है वो बाकायदा तौर पर वहां पर जाते हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है और जब जीत होकर सरकार बन जाती है तो मार्को रूबियो आते हैं और सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल जाते हैं। तो ये तो सारा का सारा एक तरह की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये वो तथ्य हैं जो हमारे सामने हैं और जो साफ तौर पर बताते हैं कि कुछ ना कुछ है जिसकी बहुत बड़ी पर्देदारी है, राजदारी है और क्या इसका कनेक्शन अडानी से है, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि प्रोफेसर रविकांत, ये भी एक बड़ी बात है कि हमने देखा कि कैसे जो केस था अडानी के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर, वो कैसे हटा लिया गया और फिर अडानी ग्रुप ने कहा कि वो इतने बिलियन डॉलर जो है अब अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। तो सीधे सीधे जो है वो डील हो रही है जिसको मुंबई की भाषा में मांडवानी बोलते हैं, वो हो रही है और देश का एक तरह से सौदा किया जा रहा है और यहाँ पर देखें आप, गोदी मीडिया सब जो है आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मजबूरी क्या देखते हैं आप इसके पीछे? क्या सिर्फ अडानी अंबानी मजबूरी है, एप्स्टीन फाइल है या कुछ और है जिसकी वजह से कंप्लीटली ईरान के युद्ध से पहले इजराइल चले जाते हैं, बीचों बीच यूएई जाते हैं और फिर यहाँ पर अब मार्को रूबियो आ जाते हैं। ये तो सारे तार आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बुशरा जी, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, हम लोग कोई आज़ादी के समय नहीं पैदा हुए, लेकिन आप पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को देखिएगा। आज़ादी के बाद क्या कभी ऐसा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी देश में विजिट करे और ये घोषणा कोई और करे? इजराइल जब प्रधानमंत्री की विजिट थी, इसका ऐलान कौन करता है? इजराइल का राष्ट्रपति करता है, भारत की तरफ से नहीं आता है कि भारत का विदेश मंत्रालय ने कहा हो। बाद में क्या हो रहा है वो अलग बात। सीज फायर जब हुआ तो सीज फायर का पहला उद्घाटन किसने किया? इंफॉर्मेशन कहां से निकल करके आती है? ट्रंप के समय पर निकल के आती है, ट्रंप के द्वारा निकल करके आती है। अभी तात्कालिक घटना, जो विदेश मंत्री रोबियो, क्या नाम है, रोबियो जो आए हैं, उन्होंने कहा है कि जो वेनेजुएला की राष्ट्रपति हैं महिला, वो भारत विजिट करेंगी। अब ये हो क्या रहा है इस देश में? क्या ये देश अब रायसीना हिल से नहीं चल रहा है? क्या ये देश अमेरिकन एम्बेसी से चल रहा है? सीधा सवाल है ये। क्या अमेरिकी दूतावास तय कर रहा है कि प्रधानमंत्री कहां जाएंगे, किसके साथ डील करेंगे, कितना डील करेंगे? आप इजराइल जाएंगे और ईरान के राष्ट्रपति की जब मौत हो जाएगी तो आप शोक संदेश भी नहीं देंगे, आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये कौन तय कर रहा है? तो ये गहरे सवाल है और इससे बहुत स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से ट्रंप के आगे घुटने टेक चुके हैं। को विदेश नीति नाम की अब कोई चीज बची नहीं है साहब। मेलोडी पर विदेश नीति चल रही है। आप जरा ये देखिए तो इस देश के लोगों को शर्म आती होगी कि देश का प्रधानमंत्री, जब देश आर्थिक संकट में है, भयावह तूफान है इस समय, इस देश में आग लगी हुई है चारों तरफ, और प्रधानमंत्री खीखी करके ईरान के प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट दे रहा है साहब।
वो ये टॉफीबाजी कर रहा है, टॉफी जी, दे रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री को। जी, ये हालत है मेलोनी को, आप ये गिफ्ट कर रहे हैं। और जी, नॉर्वे में ब्रिटेन की एक पत्रकार प्रधानमंत्री सवाल को। पूछ लेता है हुँ, तो आप जवाब नहीं देते हैं। तो ये बात तो बहुत क्लियर कट है बुशरा जी कि ये देश रायसीना हिल से नहीं चल रहा है, ये अमेरिकन एम्बेसी से चल रहा है। और अमेरिकन एम्बेसी जो तय करती है वही नरेंद्र मोदी करते हैं। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके साथ सौदा करेंगे, ये 800 अरब का जो आपने आयात के लिए जो तैयारी की है, जो रजामंदी दी है, इससे इस देश को कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, जरा मोदी जी बताएंगे क्या? कौन बताएगा ये? आपने पहले किसानों के साथ क्या किया था? 3 काले कानून, जहां 13 महीने किसान सड़क पर डटे रहे, 800 किसान करीब उसमें शहीद हो गए। तब जाकर के आपने वो 3 काले कानून वापस लिए। और अभी हालत क्या है? जो ट्रंप ये कहता है कि साहब हम जब चाहे चुटकियों में, सेकंडों में मोदी की सत्ता को खत्म कर सकते हैं, मोदी का करियर खत्म कर सकते हैं, तो वो सीधे दिखता है। एप्स्टीन फाइल हो या अडानी हो, राहुल गांधी जी तो कहते ही हैं कि जो अडानी के पास माल है असल में वो नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अडानी पर केस है, तो वो केस प्रकारांतर से जाएगा नरेंद्र मोदी के सिर पर। तो नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल में और कुछ उसमें से जो वीडियोस थे, कुछ फोटोज थे, वो शायद हटा दिए गए। 7-8 वो जो फोटो थे उस समय वो गायब हो गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। तो एप्स्टीन फाइल में क्या कुछ ऐसा है जिससे नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप? और अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी में देशभक्ति हो तो वो खोल करके कहें कि साहब देश को हमारे साथ देना चाहिए, हमें ट्रंप ब्लैकमेल कर रहे हैं, देश आपके साथ पूरा खड़ा होगा। लेकिन आप अडानी को बचाने के लिए अडानी के केस की सौदेबाजी करते हुए देश की पूरी आत्मा का ऊपर लगा देते हैं। एप्स्टीन फाइल में जो चीजें संभावित हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर कह चुके हैं, बाहर कह चुके हैं। और बुशरा जी ध्यान दीजिएगा कि एक भी केस नहीं हुआ है इस पर। हुँ, राहुल गांधी जी पर 36 मुकदमे हैं करीब, लेकिन एप्स्टीन फाइल को लेकर के गहरे उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन पूरे देश में किसी ने इस पर एफआईआर नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं कि एफआईआर हुई, मुकदमा चला, तो फिर खेल होगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के पास कुछ तो ऐसा है, वो ऐसे नहीं बोल रहे होंगे। तो ये जो चीजें हैं, उससे ये जी। लगता है कि नरेंद्र मोदी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने दोस्त की संपत्ति बचाने के लिए, उसके काले कारनामे बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने देश की आबरू को, देश के आर्थिक हालातों को और 150 करोड़ लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। हुँ। चंद लोगों को बचाने के लिए, चंद धन्ना सेठों के लिए इस आदमी ने पूरे देश के 150 करोड़ लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। और ये इस देश के लिए बहुत भयावह है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ये सवाल है जो सबके ज़हन में है, लेकिन वही है कि हम जैसे लोग फिर भी यहाँ बैठकर ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट पूरा मीडिया है, वो तो हम देख रहे हैं कि कैसे गुलाम बना हुआ है पिछले 12 सालों से। और वो अगर नॉर्वे की कोई पत्रकार सवाल पूछ लेती है, तो कैसे उसका ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। कैसे उससे कहते थे, हाउ डेयर यू, आपने सवाल पूछा? सवाल पत्रकारों का काम सवाल पूछना नहीं है, गुलाम बनना है, क्योंकि 12 साल में उन्होंने यही तो दिखाया है। अब सवाल मैं आऊँगी शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्व शर्मा पर, प्रोफेसर रविकांत जी, कि जब हम ये देख रहे हैं कि सरकार बनी है और अब ऐसा लग रहा है कि पूरा आसाम मॉडल जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ज़िले-ज़िले में डिटेंशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएँगे, जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं, जो सिटीज़न नहीं है उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। अब आपको ये पता है कि एसआईआर के बाद एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अभी भी केस चल रहे हैं। 27 लाख लोगों को ये कह दिया गया था कि अरे इस बार नहीं तो आप अगली बार दे दीजिएगा वोट, क्या बड़ी बात है। और अभी तक वो ट्रिब्यूनल के सामने लगातार पेश हो रहे हैं और बहुत स्लो उसका प्रोसेस है। ऐसे लोग जिनसे उनकी वोटर जो शिनाख्त है वो छीन ली गई है, क्या आपको लग रहा है कि उन सब लोगों पर क्या इस तरह का खतरा मंडरा रहा है? अब क्या आप हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला
पश्चिम बंगाल को बनता हुआ देख रहे हैं और वो 30% से ज्यादा मुसलमान जो वोकल रहे, अग्रेसिव रहे पश्चिम बंगाल में, क्या आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से उनसे उनकी वो आइडेंटिटी अब पूरा छीनने का काम किया जा रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर जो है उन कॉलोनीज में भेजे जा रहे हैं, वहां नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। देखिए बुशरा जी, ये तो होगा ही, वो चाहे असम हो, उत्तर प्रदेश हो, ये प्रयोगशालाएं तो बनेंगी ही। लेकिन मैं इसकी एक दूसरी मीनिंग भी देखता हूँ। पहला तो ये कि जो ये लगता है कि ये जो सरकार है वो बड़ी मुस्लिम विरोधी और हिंदू हितैषी। इसमें मुस्लिम विरोधी तो वो है, लेकिन हिंदुओं को भी ये दर मूर्ख समझते हैं। अब ये सबको मालूम है कि डिटेंशन सेंटर आप जो बनाएंगे, अभी तो शनाख्त ही नहीं है, आप कैसे तय करेंगे कि साहब कौन घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है? आप अभी तक गृह मंत्री लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं इस बात को आज तक नहीं रख पाए हैं कि कितने घुसपैठिए। मनमोहन सिंह के समय पर तकरीबन 90% लोगों को बाहर भेजा गया था, बांग्लादेश और दूसरे देशों में वापस भेजा गया था। ये 12 साल से शासन और सत्ता में है, मुश्किल से 8,000 लोग वापस गए। तो आप एक तो न तो शिनाख्त कर पा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को थोड़ा और डोज देना है। अभी पेट्रोल 3 बार बढ़ाना, पेट्रोल डीजल का भाव, इस समय आर्थिक हालात बहुत बुरे हैं। मिडिल क्लास है वो सोना नहीं खरीद पा रहा है, जो सोने का व्यापारी है वो मक्खी मार रहा है बैठ करके। तो इनको क्या है, इनको एक डोज देना है। आरएसएस और बीजेपी इस बात को समझती है कि इनको एंटी मुस्लिम डोज दे दो कि देखो अब्दुल तो टाइट हो रहा है, बंगाल में हम ये करने जा रहे हैं। जबकि अभी उसी बंगाल में जो घोष लोग थे, हिंदू घोष, वो रो रहे थे। ईद पर कुर्बानी करने से, गाय की कुर्बानी करने से इनकार कर दिया मुस्लिम समाज ने। ये सब गाय के व्यापारी हैं और ये बाकायदा कुर्बानी के समय मेले में जाते हैं, लेकर के जाते हैं और वापस जो लौट रहे हैं। एक घोष महिला तो कह रही थी कि आत्महत्या कर लेंगे अगर नहीं बिकते। वहां अपील की जा रही थी कि नहीं साहब आप खरीदिए। उन्होंने नहीं खरीदेंगे हम, कर लीजिए आप। अभी अजमेर से एक तस्वीर आई है कि जहां अजमेर है या किसी और राजस्थान के किसी और शहर की है, जहां गाय मरी पड़ी हुई। इनको किसी गाय की फिक्र नहीं, गाय के नाम पर सिर्फ ये राजनीति करते हैं। इनको किसी गाय से कोई लेना देना नहीं। और हिंदुओं को लगातार मूर्ख बनाए रखना। मुझे ये बताइए कि जो 27 लाख लोग हैं, इनको आप क्या घुसपैठिया कह देंगे? किस आधार पर कह देंगे? और फिर इनको क्या डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे? असम में क्या है, उस समय भी डोज देनी थी। कितने लोग हैं डिटेंशन सेंटर में? ये केवल और केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाना। अब सत्ता आई है वहां पर तो वहां दिखाते रहना है, यहां भी दिखाते रहना है। दिल्ली में जो बैठा है वो भी बड़ा खुश हो रहा है कि साहब कुछ भी हो, डीजल पेट्रोल तो हम भरवा लेंगे, 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा। लेकिन साहब मुसलमानों पर तो बुलडोजर चल रहा है। अभी बुलडोजर हमारे यहाँ मेरठ में चल गया। बुलडोजर अभी कहाँ कहाँ नहीं चला, सारे हिंदू दुकानें चली गई। अब रो रहे थे कि साहब बुलडोजर चल रहा है। न्याय और अन्याय ये दोनों तरफ जाता है। सरकार अगर अन्याय करने वाली है तो फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबको सबके साथ वो अन्याय करेगी। और अगर न्याय करने वाली होगी सरकार तो सभी समुदायों के साथ न्याय करेगी। तो ये भूल जाते हैं, कुछ तो बड़े खुशफहमी में हो जाते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि हाय हमारे साथ भी हो गया, हमने जीवन भर बीजेपी को वोट दिया। तो मैं जिस बात को समझता हूँ कि ये उसमें डिटेंशन सेंटर जब बनाएंगे तो सब पैसे का भी नारे ब्यारे होंगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में तमाम जो गौशालाएं खुली हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कई गांव में विजिट किया है। जहां गौशालाएं खुली है वहां पैसा आ रहा है और भाई लोग अपना पैसा पार कर रहे हैं। कहीं कोई गाय नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर है, और जितनी संख्या बताई जा रही है उतना नहीं, वो अपना उनका पैसा सब ले रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल भी है ये। और गाय मरती है तो मरती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। और वैसे ही ये डिटेंशन सेंटर भी खोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो, हाँ,
हो सकता है कि उसमें 200-400 लोग हो जाएं, इसके अलावा नहीं होंगे। हाँ, हिंदुओं को जरूर डोज मिल रही है इससे, ये बिल्कुल। बिल्कुल और तय है। ये भी कि 14 साल 1950 का कोई कानून लाया गया है पश्चिम बंगाल में कि 14 साल तक की जो गाय हैं उनको नहीं, लेकिन उसके बाद यानी कि 14 साल तक तो गौमाता हैं और 14 साल के बाद नहीं है, फिर आप उनकी कुर्बानी दे दीजिए। तो इस तरह का नियम लाया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं इस बार की ना मुसलमानों ने ऊनो रिवर्स कर दिया है। वो एक टर्म है कि ऊनो रिवर्स कर दिया है। मुसलमानों ने कह दिया कि 15 साल की हो, 16 साल की हो या 14 साल की हो, हम इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी बताना जरूरी कि पश्चिम बंगाल में किसी तरह का कोई प्रतिबंध कभी भी नहीं रहा है। वहां पर खुलेआम ये सब होता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पहले होता था और ममता बनर्जी ने कुछ कर रखा था और अब देखिए बीजेपी आ गई। बीजेपी भी ये कह रही कि 14 साल तक, उसके बाद की नहीं। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। और यही नहीं, पूरे देश भर में मुसलमानों ने इस बार ये फैसला किया है। बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं वो आकर ये कह रही हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पशु आप घोषित कर दें। हम ये कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं। तो अब इस पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजी जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी नमस्कार। थैंक यू।